मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टू द 715 सीई। कितना? भारत का इतिहास फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू द 715 सीई का जो पेपर होगा, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। वन शॉट रिवीजन होने वाला है, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबका रिवीजन देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई आपको 2,500 सब्सक्राइबर कम है अपने 25,000 सब्सक्राइबर कम पूरे होने में, तो करवा दो भाई सब्सक्राइब। 31 तारीख से पहले पहले अपना टारगेट है उसको अचीव करवा दो। कर दो चैनल को सब्सक्राइब। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और आपको जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करके अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंप इस तरीके से यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। फिर आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा हो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में आना है। कौन से सेक्शन में? फाइल वाले सेक्शन में आना है। और आने के बाद में यहाँ पर कोने में जाकर सर्च करना है भारत, BHARAT। अच्छे से स्पेलिंग देख लेना भाई, ये स्पेलिंग आप जाकर सर्च कर लेना। और भारत का इतिहास BA फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ खुल जाएगी, और पूरी की पूरी पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आ गया आपको अच्छे से? और चलो भाई, पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। साथ के साथ इसमें सभी चीज़ें ऐड कर दिया मैंने। लास्ट में जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उनको भी ऐड कर दिया, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सब कुछ ऐड कर दिया। बस जाओ और जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख लो। सभ्यताओं में से एक थी। अगर अपन भारत में बात करें, आपके सामने सबसे पहले बात करें, सभ्यताएं होती क्या थी। जब मनुष्य था, उसने क्या किया था, शुरुआत के समय अपना जो धीरे धीरे मनुष्य वो क्या इकट्ठा होकर रहना शुरू कर लिया। जनसंख्या जैसे जैसे मनुष्य की बढ़ने लगी, वो आपके सामने क्या धीरे धीरे इकट्ठा होकर रहना शुरू किया। तब वहां पे आपके सामने क्या हुआ, कबीलों का निर्माण होना शुरू हुआ। छोटे छोटे कबीले हैं, उसका निर्माण होना शुरू होता आपके सामने। अब क्या होता है, एक समय आता है जब मनुष्य है वो थोड़ा सा मतलब जो समझदारी की तरफ बढ़ता है, जिसने लोहे का आपके सामने जितनी धातुएं थी उनका आविष्कार उसने लगभग कर लिया था। लोहे से पहले आपके सामने कॉपर तक का उसने जो आविष्कार है वो कर लिया था। तब मनुष्य को पता चलता है कि उसको सिर्फ शिकार पर ही निर्भर नहीं रहना है, वो खेती भी कर सकता है। उसको खेती के बारे में भी ज्ञान हो चुका था, कृषि के बारे में ज्ञान हो चुका था। तो मनुष्य ने धीरे धीरे इकट्ठा होकर जो नदियां होती हैं उसके किनारे रहना शुरू हुआ, और इस तरीके से पूरी दुनिया में पनपती हैं अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं। नील नदी के कारण आपको सामने जो जो यूनानी व मिस्र की सभ्यताएं पनपती हैं। चीन में आपके सामने चीनी सभ्यताएं पनपती हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे आपके सामने सिंधु के किनारे सिंधु घाटी सभ्यताएं पनपती हैं। ईरान इराक में आपके सामने मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वो पनपती है वहां की नदियों किनारे। तो धीरे धीरे जब मनुष्य है वो इकट्ठा होकर रहना शुरू करता है, और इस समय दुनिया में अलग अलग प्रकार की क्या सभ्यताएं पनपती हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम, सबसे नगरीय और सबसे आधुनिक अगर कोई सभ्यता थी, उसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था। क्यों नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है इसको? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो इस तरीके से किया गया था, जिससे जैसे कि आज के समय जो आधुनिक शहर देखते हैं, और मैं तो ये बता रहा हूं आपको, आपके आसपास के गांव का जो बड़ा कोई शहर है ना, वो भी इतना सही तरीके से उसका निर्माण नहीं किया गया है जितना सिंधु घाटी सभ्यता के का निर्माण किया गया था। इसीलिए इस सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट है, जब आप ये शब्द लिखोगे, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तब इस नगरीय सभ्यता के नीचे अंडरलाइन कर देना। समझ में आ गया? ताकि पढ़ने वाला जो टीचर है उसको क्या हाईलाइट हो वो चीज। इसका कालक्रम की बात करें भाई, कब से कब तक ये सभ्यता पनपी, तो लगभग आपके सामने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक आपके सामने इस सभ्यता का पनपती है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वो अलग अलग प्रकार की हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे आगे। पहली विशेषता आपके सामने जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है, वो है इसके सुनियोजित नगरों का नियोजन करना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता थी, नगरों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता था। मतलब नगरों को दो प्रमुख विभाजन क्या होता था आपके सामने, ये पूरा आपके सामने मान लो हड़प्पा है या मोहनजोदड़ो, कोई सा भी मान लो, उसको मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता था। एक क्या होता था, एक ऊंचा इलाका और दूसरा आम लोगों के इलाका। देखो क्या होता था, मान लो आज के समय आप जो आधुनिक समय के दुर्ग मान लो,
आधुनिक समय में जो राजा महाराजा की राज किया करते तब क्या होता था, एक तो दुर्ग होता था, दुर्ग को कोई पहाड़ी पे बना दिया जाता था, टीले पे बना दिया जाता था, ऊंची जगह पे आमतौर पर बनाया जाता था, जहां पर कौन रहते थे आपके सामने, शासक वर्ग रहता था, जो नगर की रक्षा करता था वो सब लोग रहते थे, और दूसरा क्या आपके सामने आम जनता वो नीचे रहा करती थी। यही सब चीजें कहां पर देखने को मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है। नगर को दो भागों में बांटा गया है, जिसको एक भाग को पश्चिमी भाग को बोला जाता है, जिसको दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता है आपके सामने, जो छोटा होता है लेकिन उपेक्षाकृत कहां पर, ऊंचाई पे उसका निर्माण किया जाता है, जहां पर कौन रहते थे आपके सामने, शासक वर्ग या जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वो आपके सामने रहते थे। ये समझ लो एक प्रकार का जो आज के समय जो आप दुर्ग देखते हो ना, वर्तमान जो राजाओं के दुर्ग होते हैं उस प्रकार का ये दुर्ग हुआ करता था। इसको दुर्ग या गड्डी या फिर पश्चिमी भाग के नाम से जानते थे। फिर आपके सामने एक आता था पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में कौन रहते थे आपके सामने, पूर्वी भाग में आम जनता है, जिसे निचला शहर भी, जो थोड़ी कम ऊंचाई पे रहता था, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, और आपके सामने क्या रहते थे, बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर आपके सामने लगभग आम जनता वो रहती थी। समझ में आ गया। अब आपको ट्रिक से याद करो, पश्चिमी हिस्सा भारत से याद करो, पश्चिमी हिस्से में कौन है, राजस्थान है। समझ में हो गया आपके सामने, राजस्थान में आपको पता सबसे ज्यादा दुर्ग देखने को मिलते हैं, तो इस ट्रिक से याद कर लो। जो हड़प्पा सभ्यता उसमें भी सबसे ज्यादा दुर्ग देखने को मिलते थे, उसको पश्चिमी नगर के नाम से जाना जाता था। और पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका भारत का, वहां पे आपके सामने ऐसे समझ लो कि आम जनता वो रहती है। इस ट्रिक से याद कर लो, या फिर अपोजिट के नाम से भी याद कर लो। समझ में आ गया आपके सामने। अच्छा, सिर्फ आपके सामने दुर्गों का ही विस्तार से निर्माण नहीं था कि भाई ऊंचा नगर नीचा नगर, इस तरीके की चीज नहीं थी। जो सड़कें वो भी समकोण पे काटती थी, जिनका नगर चौकोर खंडों पर बांटा जाता था। भाई आज के समय, आज अपना शहर है, चौराया देखा होगा, आप नहीं कहते हो कि भैया हमारे नगर का चौराया है ना, तो वहां पर क्या होता है, जो सारी की सारी आज के समय आप क्या देखते हो, जो सड़कें हैं वो ऐसे आएगी, एक नगर आपके जो शहर है उसका एक सड़क ऐसे आएगी, दूसरे वाली ऐसे आएगी, है ना, इधर से आएगी और इधर से आएगी, इधर घूम चक्कर टाइप का बना दिया जाता है, चौकोर बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती थी, जहां पर क्या हुआ करता था आपके सामने, आप जो सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे काटती थी, और नगर को 4 खंडों में बांटा जाता था, जिसको ग्रिड पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया विस्तार से आपको ये सभी चीजें। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, उत्कर्ष जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता में देखो, कोई भी अगर आज सबसे बड़ी बात करें, भारत की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या क्या, जल निकासी की। बड़े शहरों में सीवेज लाइन डलती है, पहले सड़क का निर्माण करते हैं, फिर सीवेज लाइन डलने के लिए सालों साल लग जाते हैं, है ना, सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने। छोटे शहरों की तो बात ही मत करो, भारत में नालियां नहीं निर्माण की जाती। अगर गांव के विद्यार्थियों सड़क का निर्माण कर दिया जाता है, नाली का निर्माण नहीं होता है, सड़क पे पानी इकट्ठा हुआ रहता है। लेकिन सीखना आपको हड़प्पा सभ्यता से, जो 2500 ईसा पूर्व थी, और उसमें भी व्यवस्थित प्रणाली हुआ करती थी। क्या प्रणाली हुआ करती थी, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता में घरों, सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक स्थानों जल निकासी की अद्भुत कुशल प्रणाली थी, जिससे प्रत्येक घर में एक निजी कुआं और स्नान घर हुआ करता था। मतलब आपके सामने हड़प्पा सभ्यता वालों को कोई स्वच्छ भारत मिशन लाने की जरूरत नहीं की, वो उसी समय उन्होंने अपने स्वच्छ स्नान घर, नहाने के लिए अलग से घर, और एक घर में कुएं का रखते थे। साथ के साथ वो ऐसे नहीं करते थे आपके सामने कि जो पानी आ रहा है वो पड़ोसी की नाली में पानी छोड़ दिया जाए, नहीं, हर घर की जो पानी है, पानी की जो नालियों के माध्यम से सड़क के किनारे मिल जाया करती थी। देखो क्या हुआ करता था आपके सामने, ये सड़क है, इसके किनारे इन्होंने नालियों का निर्माण कर रखा था, और स्नान घर है वो सड़क के, जो कोई भी घर है वो सड़क के किनारे हुआ करते थे, और स्नान घर को उस नाली के किनारे पर बनाया जाता था। जैसे आपके सामने नाली से पानी सीधा इसके अंदर जाता था, जो स्नान घर का पानी सीधा नाली के अंदर जाता था, नालियों को ढक के रखते थे। समझ में आ गया आपके सामने, पत्थरों से ढका जाता था। और फिर क्या हुआ करता था, इस प्रकार की जो पूरा नगर है उसमें इस प्रकार की जो नालियां वो जाती थी, और जो सारा पानी है वो एक मैन होल बनाया जाता था। मैन होल के एक बहुत बड़ा सा खड्डा बनाया जाता था, जिसमें वो पानी है वो इकट्ठा हो जाता था। साथ के साथ बीच में जो नालियों है, इनके ऊपर जो है खाली जगह सफाई करने के लिए भी छोड़ रखी थी, ताकि जरूरत पड़े तब उनकी सफाई भी की जा सके। तो समझ सकते हो आप, उन्होंने उस समय इतनी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था, इतनी समझदारी के साथ सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया था। समझ में आ गया आपके सामने। क्या करते थे, नालियां है, नालियों, हर सड़क के किनारे नालियों का निर्माण था। नालियों के किनारे पर क्या आपके सामने स्नान घरों का निर्माण करके रखते थे अपने घरों का, सीधा पानी नालियों में जाता था।
समझ में आ गया? उन घरों का पानी, जो नालियां उनको ढक कर रखते थे, समझ में आ गया? और आज के इसमें आप देखते हो ना, जो आपके शहरों में जो छोड़ के रखते हैं भाई बीच में से, ताकि उनको सफाई कर सकें। जो सीवरेज की लाइन होती है, नाले होते हैं, उनको बीच से खुला छोड़ा जाता था, ऐसे इन्होंने भी खुला छोड़ रखा था ताकि सफाई की जा सके। और सब नालियां उनको एक जगह, एक बड़े से जो कुंड है उसमें जोड़ रखा था, वहां पे सारा का सारा पानी चला जाता था। तो उस समय के लोग भी इतनी ज्यादा समझदार और व्यवस्थित तरीके से कार्य करते थे। अगले वाला पॉइंट है पकी हुई ईंटों का प्रयोग। भवन के निर्माण में मानकीकृत आकार की पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग होता था, जो मिस्र व जो मेसोपोटामिया की कच्ची ईंटों वाली सभ्यता से भी अलग था। मतलब हमारी सभ्यता जो दुनिया की अन्य सभ्यताओं से सबसे ज्यादा विकसित सभ्यताएं थी। हमने बहुत पहले आपके सामने घरों के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था? पकी हुई ईंटों का। जब आपके सामने जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है तब खोज भी इसी तरीके से होती है। क्यों? रेलवे लाइन है, उनके निर्माण का कार्य चलता रहता है। और फिर क्या होता है, आपके सामने जब खुदाई करते हैं, जो टीला पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या थोड़ा खुदाई की जाती है, सिंध वाला क्षेत्र, उसमें तो देखते हैं कि बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं। लेकिन जो उस समय तो ईंटों के निर्माण में ईंटों है, उसके लिए क्या रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर जो सानी है, उनके द्वारा खोज की जाती है इसकी कि ये पक्की वाली ईंटें वो सभ्यता थी एक हमारी। और पक्की ईंटों का निर्माण और फिक्स साइज की, ऐसे नहीं कि एक इतनी बड़ी, एक इतनी सी है और एक इतनी बड़ी, ऐसे नहीं, फिक्स स्टैंडर्ड साइज की सभी ईंटों का निर्माण करना हमने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। ये एक प्रकार की उच्च स्तर की वास्तुकला का संगठन को दिखाती है। और इससे क्या पता चलता है कि हमारी सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित थी कि हमने बहुत ही शानदार आपके सामने क्या किया था, सभ्यता ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ईंटें वगैरह का, इससे भी भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है कृषि और पशुपालन। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे उपजाऊ मैदानों के कारण कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। आपको पता है जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु के किनारे पनपी हैं, कुछ सरस्वती नदी के किनारे पनप रखी हैं, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की हैं, कुछ गगर नदियां, फिर जो सिंधु की सहायक नदियां, उनके किनारे ये सारी सभ्यताएं बसी हुई हैं। तो इनके किनारे आपके सामने क्या है, जब उस समय मनुष्य को पता चल गया था हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने हम फसल भी उगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल व सरसों, चावल कुछ स्थानों पर उगाए जाते थे। तो हमें अवशेष मिलता है, कहीं पर आपके सामने चावल का, कहीं पर गेहूं के अवशेष मिले हैं। कपास की खेती करने वाले भी वे लोग पहले थे। पशुपालन भी व्यापक देखने को मिलता था। क्यों? हमें कैसे पता चलता? आपके सामने वो लोग पशुपालन करते थे, तो उनके द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता है, हाँ, वहां पर आपके सामने क्या देखने को मिलती है, एक जो उनकी जो मोहर है वो देखने को मिलती है, और उसमें एक बैल को दिखाया जाता है। तो उनको बैलों के बारे में पता था। उनको एक स्त्री है, उसके पेट से आपके सामने एक ईश्वर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की चीजों का ज्ञान था। मतलब वो क्या किया करते थे, आपके सामने पशुपालन है वो किया करते थे। तो यही गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि वो सभी चीजें उनका पालन किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध व्यावसायिक सभ्यता थी। आंतरिक व्यापार के साथ साथ मेसोपोटामिया, फारस व मध्य एशिया के साथ बाहरी व्यापार भी होता था। अगर अपन हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आपके सामने किस प्रकार की सभ्यता थी, एक व्यवस्थित समृद्धशाली नगरीय व्यवस्था थी। समझ में आ गया? ये क्या व्यापारिक व्यवस्था कौन सी होती है, जो क्या करती थी, अपनी वस्तुओं को दूसरी सभ्यताओं में भी बेचते थे। कैसे पता चला? जो मेसोपोटामिया है, जो इराक की सभ्यता है, फारस की सभ्यता, वहां पर हमारी जो हड़प्पा सभ्यता वाले इनके क्या मिले, मोहरे मिले हैं। तो इससे इस चीज का पता चलता है, या उनकी मोहरे भी हमारे एक दो देखने को मिली है, तो इस चीज से ये पता चलता है कि ये सभ्यताएं हैं कि लोग व्यापार भी किया करते थे, आपस में चीजों का लेन देन। मुख्यतः जो व्यापार हुआ करता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, आपके सामने वस्तुओं का, जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं है तो उसने आपको 10 किलो चावल दे दिए। आपके पास 10 किलो चावल है तो उसने आपको उसके बदले 10 किलो गेहूं दे दिए। इस प्रकार की जो सभ्यताओं में आंतरिक लेन देन होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था, और जो पूरा व्यापार है वो किस पे हुआ करता था, वस्तुओं के विनिमय प्रणाली, लेन देन की जो प्रणाली होती है आपके सामने, जिसे बार्टर सिस्टम भी बोला जाता है, उस पर आधारित होता था। हालांकि मानकीकृत बाटों का माप भी यूज किया करता था। मतलब 16 के गुणज के हिसाब से वहां पर बाट देखने को मिले, फिक्स, मतलब 16 के मल्टीपल देखने को मिले हैं, मोहरे देखने को मिली है, और व्यापारिक गतिविधियों की व्यक्तिगत पहचान भी देखने को मिली है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आपकी जो मोहरे है वो मेसोपोटामिया वालों की यहाँ पर मिली और उनकी हमारी वहां पर
देखने को मिली है। अगले वाला पॉइंट है कला व शिल्प। हमारे यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु कर्म मतलब धातु से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा काम किया करते थे, जिसमें हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या है, धातु से बने हुए औजार मिले हैं, उनसे बने हुए अलग अलग प्रकार के मर्द भांड मिले हैं। मर्द भांड क्या होता है भाई, आपके सामने आपने अपने घरों में देखा होगा, अचार वगैरह को डालने के लिए अपने घरों में एक भांड वगैरह रखते हैं ना, एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता है जिसपे नक्काशी की हुई होती है। ऐसा बर्तन आपने देखा होगा, गोल प्रकार के होते हैं, चौकोर प्रकार के होते हैं, मिट्टी का उपयोग करके उनको बनाया जाता है। साथ के साथ अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो आभूषण निर्माण है जिसमें सोने चांदी व मनके मिले, और मोहरे तो खास करके मिली है जिसमें जो एस्टियाइट है से बनी होती है, मतलब चिकनी मिट्टी के प्रकार का आपके सामने एक दांत जो मिट्टी होती है एस्टियाइट, उससे बनी हुई मोहरे मिली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मूर्तिकला मिली है जिसमें एक किसकी मूर्ति मिली है, एक भगवान शिव की मूर्ति मिली है, जिसमें भगवान शिव के समान कोई व्यक्ति है वो बैठा हुआ क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। साथ के साथ एक नर्तकी की, एक जो नृत्य करती हुई एक स्त्री है उसकी मूर्ति मिली है, किसकी, कांस्य की। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता के लोग किस प्रकार क्या करते थे, आपके सामने पूजा पाठ किया करते थे। इनके द्वारा धातुओं का निर्माण किया जाता था, शिल्प कर्म का भी निर्माण किया जाता था। सामाजिक संरचना, समाज है वो संभवतः योद्धाओं, पुरोहितों, व्यापारियों और कृषक वर्गों में विभाजित था। आज के समय जो हमारे भारतीय समाज है इसमें जो जातिवाद देखने को मिलता है, जो अलग अलग जाति के आधार पर वर्ग देखने को मिलते हैं, वो इतने वर्ग नहीं हुआ करते थे उस समय। ये संभावना है, क्यों, क्योंकि ऊंचे नगर में अगर कोई व्यक्ति जो पश्चिमी वर्ग हुआ करता था, जहां पर लोग रहते थे, शायद वो उस समय शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे। साथ के साथ व्यापारी वर्ग, एक आपके सामने जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरे मेसोपोटामिया में मिली, मेसोपोटामिया की सभ्य जो मोहरे वो यहाँ पर मिली है, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ के लोग वो व्यापार भी वहां पर जाकर जरूर किया करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कृषकों श्रमिकों में विभाजन था, और आपके सामने जो कृषक है वह किसानी क्या करते थे, तो कृषकों में भी आपको विभाजन देखने को मिलता है। साथ के साथ एक आपके सामने जो मातर देवी की मूर्तियां, बहुतायत में मातर समाज की संभावना भी दिखाई पड़ती है। एक मूर्ति दिखाई पड़ती है जहां पर एक मोहर है, एक मोहर में क्या दिखाई पड़ता है, आपके सामने एक स्त्री है, वो आपके सामने वो बैठी हुई है और उसके नाभि से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको मातर देवी के नाम से जाना जाता है, और इस चीज से अनुमान लगाया गया कि जो महिला है उस समय पुरुष सत्तात्मक समाज नहीं, मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता था। महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देखने को मिलते थे। धार्मिक मान्यताओं की बात करें, मोहरों और मूर्तियों पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मातर देवी की पूजा की जाती थी। मतलब अलग अलग प्रकार की जो मोहरे हैं और मूर्तियां हैं उससे जो साक्ष्य मिलते हैं, इस चीज से पता चलता है कि जो मातर देवी है, जो स्त्री है, स्त्री देवी, उसकी पूजा की जाती थी। पशुपति महादेव, प्रोटो शिव, मतलब एक व्यक्ति है जो भगवान शिव जैसा दिखाई दे रहा है। पता कैसे चलता है भगवान शिव है, क्यों, क्योंकि वो ध्यान मगन है, पास में एक बैल की भी चित्र उसके पास दिखाई पड़ता है। तो इस चीज से पता चलता है भाई ध्यान तो भगवान हिंदू धर्म सभ्यता में कौन करते हैं, सिर्फ एक ही ईश्वर जो ध्यान करता है, उसका नाम क्या आपके सामने, महादेव है। तो वो उसको नाम प्रोटो शिव के नाम से उनको जाना जाता है कि हो सकता है वो भगवान शिव है, उनके पूजा किया करते थे। तथा वृक्ष पूजा, पीपल की पूजा देखने को मिलती थी। लिंग या योनि, मतलब जो आपके सामने जो प्रजनन जो यज्ञ अंग होते हैं उनकी पूजा करते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता था क्योंकि जनसंख्या आपके सामने उसमें महत्वपूर्ण थी, और आपके सामने इसीलिए उनके लिए वो सब चीजें अद्भुत थी, इसलिए वो उन सब चीजों की क्या करते थे, पूजा करते थे। साथ के साथ अग्नि वेदिया भी मिली। अग्नि वेदिया क्या, अग्नि के जो बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं अग्नि के जो राख के, तो इस चीज से पता चलता है कि अग्नि की भी पूजा हुआ करती थी, और किसी बड़े मंदिर के अवशेष वहां पर मिलते नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि मूर्ति पूजा वो समय वो लोग नहीं करते थे। लिपि की बात करें, आपके सामने हड़प्पा वासियों के द्वारा एक चित्रात्मक लिपि का उपयोग करते थे जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। मतलब उनके द्वारा किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे, चित्रों से बनी हुई लिपि है उसका प्रयोग क्या करते थे, और ये मुख्यतः किस प्रकार से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और मोहरों पर व्यापक रूप से पाई जाती थी। किस प्रकार से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और मोहरों पर ये सब चीजें वो व्यवस्थित और व्यापक रूप से देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा अपनी उन्नत नगरीय व्यवस्था व व्यापारिक कुशलता व कलात्मक विकास के लिए मानी जाती है। तो आप सबको इस चीज से पता चलता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपनी नगरीय व्यवस्था है,
शानदार नगरीय व्यवस्था हो, उनकी व्यापार कुशलता व कलात्मक जो विकास है उसके लिए उसको जाना जाता है। और भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सभ्यताओं में से एक थी। कौन सी सभ्यता आपके सामने? हड़प्पा सभ्यता है, वो सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक थी। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। है यहाँ पर जाके क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं जो मैंने टैग कर रखा वही खरीदो, और कोई प्रोडक्ट भी आप जाकर खरीद सकते हो। चलो शुरू करते हैं अब अपन आपके सामने। सम्राट अशोक आपके सामने 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में थे। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य है जिनके द्वारा आपके सामने मौर्य समाज की स्थापना की गई। उनके जो पोते हुए जो आपके सामने वो कौन थे? जो सम्राट अशोक थे। बहुत बड़े कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। इनको कहा जाता है कि इन्होंने अपने 100 भाइयों की मृत्यु के घाट उतारकर फिर ये शासन पर बैठे थे। समझ में आ गया आपके सामने? फिर इन्होंने क्या हुई, उनके आसपास एक राज्य हुआ करता था, कलिंग राज्य, जिसपे इन्होंने क्या किया? वो कलिंग राज्य जो आज के समय का जो उड़ीसा वाला क्षेत्र देखते हो ना, वो कलिंग मगध के पास की आपके सामने एक जनपद हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था। उस पर इन्होंने क्या किया? अपना आक्रमण करने की सोची। क्यों? क्योंकि सभी राजाओं ने इनकी बात मान ली थी, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। यह आपके सामने कलिंग के युद्ध में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? बहुत बड़ा नरसंहार देखने को मिलता है। अशोक सम्राट आपके सामने युद्ध के मैदान में जब विजय होने के बाद में युद्ध के मैदान से गुजरते हैं और देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए हैं? मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं इस युद्ध के अंदर, और बहुत से लोग त्राहिमाम हैं। किसी के पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है। ये सब देखकर उनका मन है विचलित हो जाता है, और तब से वो ये प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद कभी भी जीवन में युद्ध नहीं करूंगा। और तभी युद्ध से दिग्विजय की जो नीति है उसे धम्म विजय की नीति की ओर मोड़ दिया जाता है। मतलब आज से मैं किसी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा, धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन है उसको लगा दूंगा। और तभी से उनके जीवन में, कलिंग के युद्ध के बाद में उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं? आपके सामने धर्म की स्थापना पर जोर देते हैं। और क्या है वो धर्म नीति जो आपके सामने पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाने का कार्य किया, इसके बारे में अपन विस्तार से समझेंगे। समझ में आ गया आपके सामने? अशोक का धम्म कोई विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय नहीं होकर बल्कि नैतिक आचार संहिता और सार्वभौमिक मूल्य वाला समुच्चय था। मतलब धम्म कोई प्रकार का आपके सामने कोई धर्म नहीं है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझे तो धम्म नीति है, ये कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, है ना, चिश्ती संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, इस प्रकार का ना कोई धर्म है ना कोई संप्रदाय है, बल्कि ये जीवन जीने का एक प्रकार के अनुशासित जीवन जीने का तरीका है। कि कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, अगर उसको जीवन में आगे बढ़ना है तो उसको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? शांति के साथ, सद्भाव व नैतिकता के साथ जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति है, उसके जीवन में सदाचार का जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसके बारे में जो बताया गया है जो अशोक सम्राट के द्वारा, उसी को क्या कहा गया है? धम्म नीति के नाम से जाना जाता है। इनकी नीतियों के अलग अलग आपके सामने प्रमुख जो पॉइंट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्रमुख जो उद्देश्य है, पहला पॉइंट है सार्वभौमिक नैतिकता। मतलब अशोक सम्राट है वो धम्म नीति में किसी एक ही धर्म को मानने वाले नहीं थे, बल्कि वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि किसको मानते थे? वैसे तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं आपके सामने, लेकिन सिर्फ एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों को वो सामूहिक क्या देते थे? आपके सामने मान्यता देते थे। साथ के साथ लोगों से अपील करते थे कि उन्हें जीवन किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? सदाचारपूर्ण, अच्छे आचार करो, अच्छे कार्य करो, सही पूर्ण जीवन जियो। सही सुनता मतलब भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहो। अक्सर क्या होता है समाज में, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को देखना नहीं चाहता, उनके साथ लड़ाई करते रहते हैं, उनके साथ कटु व्यवहार करते हैं। इसके एकदम विरोध में थे आपके सामने अशोक सम्राट। उनका साफ साफ कहना था उनका साफ साफ यही कहना था आपके सामने कि जो पूरा का पूरा जो समाज है उसमें सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ के साथ परोपकार जैसी जो नीतियां हैं उसको भी अपनाना चाहिए।
इन प्रकार के जो सामान्य मनुष्य को जीवन किस प्रकार किसे जीना चाहिए, सभी धर्म को मानना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, यही बात उनके द्वारा कही गई। इसको सार्वभौमिक नैतिकता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है आत्म नियंत्रण और शुद्धता। मतलब इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी धर्म है, उसको मानने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में उसके अंदर अलग अलग प्रकार के अवगुण है। अवगुण मतलब गलत गुण होते हैं कोई व्यक्ति में, जैसे क्रोध हो गया, मतलब गुस्सा आ जाता है कोई व्यक्ति को, क्रूरता, दूसरे शिकार करना, कोई दूसरे व्यक्ति को परेशान करना, इस प्रकार की जो क्रूरताएं होती हैं, घमंड हो गया, ईर्ष्या जैसी अवगुण है, उनसे बचना चाहिए। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के अवगुण पाए जाते हैं। भाई हर व्यक्ति आपके सामने, सभी को गुस्सा आता है, सभी को घमंड हो सकता है, किसी को भी इस ईर्ष्या का भाव सभी के अंदर होता है। तो इस प्रकार के जो आपके सामने अवगुण है वो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें इस प्रकार के अवगुणों से बचना चाहिए और खुद को आत्म नियंत्रित है वो करना चाहिए, खुद को इन प्रकार के अवगुणों से बचाकर खुद पर नियंत्रण करना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है माता पिता और गुरुओं का सम्मान। अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उन्होंने क्या कहा कि अपने जो माता पिता हैं उनका सम्मान करो, गुरुजन और आपके जो बड़े हैं उन सभी लोगों का आपको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सामने गुरु है, वही व्यक्ति आपको समाज में बता सकता है कि आपके लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। आपके माता पिता है, उन सबके जो आज्ञा दे, जो आपको उपदेश दे, उसी के अनुरूप आपको जीवन जीना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है उनका प्राणियों के प्रति अहिंसा। जो आपके सामने अशोक सम्राट है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके द्वारा जो पशु हुआ करते थे उनकी बलि देने के वो क्या करते थे, साफ साफ विरोधी हुआ करते थे। उनके द्वारा जो प्रथम शिलालेख है उसमें उन्होंने इस चीज को लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का शिकार करना, उन्होंने खुद भी शिकार करना बंद कर दिया था, जनता को भी शिकार करना बंद कर दिया था, और इस प्रकार के सामूहिक भोज, सामूहिक त्योहार जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है उन पर उन्होंने पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म जो हिंदू धर्म हुआ करता था उसमें क्या हुआ करता था, उसमें जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता था और उसमें क्या करते थे, पशुओं को बहुत ज्यादा स्तर पे बलि दी जाती थी, इसलिए पशुधन की कमी भी देखने को मिली थी। इसीलिए भी इन्होंने इस प्रकार का क्या ये कार्य करने का काम किया था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दास व नौकरों के प्रति दयालुता। उन्होंने दासों और नौकरों के प्रति मानवीय व्यवहार करने का निर्देश दिया था। उन्होंने क्या कहा, जितने भी जो दास हैं और जो नौकर है उनके साथ आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मानवों जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपने दास व नौकरों को एकदम कमजोर समझो, उनको आप एकदम प्रताड़ित करने का कार्य करो, नहीं, वो भी एक मनुष्य है, बशर्ते उनका काम आपसे छोटा हो सकता है, आपसे कमतर हो सकता है, लेकिन आपको उन वो भी मनुष्य है और उनको आपके साथ, आपको उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है सर्वधर्म समभाव और सहिष्णुता। जो अशोक सम्राट है उन्होंने सभी धर्मों को क्या किया, एक जगह लाने का कार्य किया। ब्राह्मण धर्म, श्रवण धर्म व आज जो आजीविक धर्म है, इन सभी धर्मों को इन्होंने, सभी संप्रदायों को एक जगह लाने का कार्य किया। सभी धर्मों को मानते थे, कट्टरपंथी विचार नहीं थे उनको, खुद बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तित्व थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सहिष्णुता का भाव रखते थे, सभी को भाईचारे के साथ रहने का उपदेश दिया करते थे। साथ के साथ सभी लोगों को कहते थे कि जो शोक सम्राट है उनके धम्म में, आपको धम्म नीति में देखने को मिलता है, वो सभी लोगों को ये उपदेश देते हुए नजर आते हैं कि जीवन में आपको किसी भी धर्म को मानो, लेकिन धर्म की कट्टरता से आपको दूर रहना है, सही सुनतापूर्ण आपको जीवन जीना है। और ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, 12वां जो शिलालेख उसमें इस प्रकार का उल्लेख देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने व्यय व संयम और संचय से मुक्ति। धम्म में अपव्यय से बचने के लिए, मतलब अपव्यय क्या होता था, अशोक सम्राट ने, बौद्ध धर्म की एक नीति होती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा धन है उसको संचय करके नहीं रखना होता, उसके ज्यादा धन को संचय करना क्या माना गया, पाप माना गया है। तो इसी चीज को यह भी अशोक सम्राट भी कहते थे कि ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा करने से आपको बचना चाहिए। जितनी जीवन में वस्तुओं की आवश्यकता है उतनी वस्तुओं को अपने जीवन में रखो, उनका उपभोग करो, और बाकी वस्तुओं को आपको अपने जीवन से दूर रखना है। समझ में आ गया आपके सामने। धर्म के प्रचार के उपाय, उन्होंने धर्म जो नीति है उसके प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या बताया। पहला पॉइंट आपके सामने, अशोक ने अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाया था कई अनूठे व प्रभावी
उपाय किए। मतलब जो आपके सामने अशोक सम्राट है, उन्होंने जो धम्म नीति है उसको उन्होंने अलग अलग प्रकार से कई जो अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। किस प्रकार से उन्होंने अपनी धर्म नीति को लोगों तक पहुंचाया, आज हम पढ़ रहे हैं धर्म नीति को, तो कोई कारण होगा। समझ में आ गया। आज भारत से ज्यादा चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश है जिनमें जो बौद्ध धर्म है वो ज्यादा देखने को मिलता है, श्रीलंका जैसे देश में। क्यों? क्योंकि ये देन अशोक सम्राट की थी। किस प्रकार से थी, इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले वाला पॉइंट है शिलालेख व स्तंभ लेखों का उत्कीर्ण करना। यह धम्म के प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। मतलब इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के चट्टानों पर, भाई उस समय कागज पत्रिकाएं कम हुआ करती थी, पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे, है ना, पढ़ने पर लोगों का कम जोर हुआ करता था। आज की तरह थोड़ी कोई यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, कोई सोशल मीडिया पे कंटेंट बना दिया, ऐसा नहीं हुआ करता था। समझ में आ गया। वो क्या करते थे, आपके सामने आम जनता की जो उस समय की भाषा हुआ करती थी, प्राकृत भाषा को, जो बड़े बड़े उनके नगर हुआ करते थे, उनके जो चौराहे हुआ करते थे, उन पे शिलालेखों पर क्या क्या, बड़ी बड़ी चट्टानों पर अपने उपदेशों को लिखाने का कार्य किया, जिनको किस नाम से जाना जाता है, शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। साथ ही अनेक गुफाओं में पोलिश करके जो चट्टान हुआ करती थी उस पे स्तंभ लेखों का भी उत्कीर्ण कराया, ताकि जो आम जनता है वो वहां से गुजरे, जब उन नगरों से गुजरे तब उन शिलालेखों को पढ़े और पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में सभी लोगों तक उनके विचार है वो पहुंच सके। अगले वाला पॉइंट है उनका धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य धम्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था। मतलब अशोक सम्राट ने क्या किया, एक धम्म महामात्र नाम के एक व्यक्ति है, जैसे आज के समय हिंदू धर्म में पुजारी होता है, इस्लाम धर्म में क्या होता है, ईसाई जो मौलवी होता है, इस्लाम धर्म में मौलवी होता है और ईसाई धर्म में पादरी होता है। मैं फिर से बता देता हूं अगर कोई गलती हो गई तो। हिंदू धर्म में पुजारी आपके सामने मुखिया होता है, धर्म की रक्षा करने वाला है मंदिर का। जो इस्लाम धर्म उसमें मौलवी होता है, जो ईसाई धर्म है उसमें कौन होता है, आपके सामने पादरी है वो मुखिया होता है। इसी तरीके से जो धम्म नीति है उसमें जो अपने धर्म होता है, जो धर्म होता है उसको क्या करने का, रक्षा करने का, धर्म की रक्षा करने का धम्म महामात्र नामक एक व्यक्ति है, एक विशेष अधिकारी, उसकी नियुक्ति की गई, जिसका कार्य क्या होता था, अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत होते थे उनका प्रचार करना, लोगों को जीवन में नैतिकता समझाना और जो समाज है उसमें कल्याणकारी कार्य करना। मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं उस प्रकार के कल्याणकारी कार्य करना, लोगों को समाज में कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताना धम्म महामात्र नामक के व्यक्ति का कार्य होता था। और ये बात कहां पर लिखी गई है, जो पंचम पांचवा जो वर्ध शिलालेख है उसमें ये बात लिखी गई है। वे कैदियों को रिहा करना व धार्मिक अनुदान के लिए प्रबंधन भी करते थे। जो कैदी जिनको जो जीवन में सुधार हो गया है, जो धर्म को मानने लग गए और जो धार्मिक अनुदान करने का भी प्रबंधन भी करते थे। मतलब अगर कोई धार्मिक आयोजन कराना है तो उसको नियंत्रण करने का इसका काम है, धर्म महामात्र का काम हुआ करता था। समझना कि भाई कोई सही से जीवन जी रहा है, नहीं जी रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार के कार्य करने का किसका काम होता था, धम्म महामात्र का काम हुआ करता था। अगले वाला पॉइंट है विदेशी राज्यों में धर्म का प्रचार करना। अशोक ने सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया, श्रीलंका जैसे विदेशी राज्यों में क्या क्या अपने धर्म प्रचारक भेजे। मतलब उन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य तक ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जो आपके सामने क्या किया, जो अलग प्रकार का जो धर्म है उसको प्रचार प्रसार करने का किया। सीरिया, मिस्र, मैसिडोनिया जो उस समय की बड़ी सभ्यताएं हुआ करती थी उस तक उन्होंने अपने विचार पहुंचाने के लिए अपने राजदूतों को वहां पर भेजा। श्रीलंका में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र पुत्रिका संघमित्रा को धर्म की प्रचार के लिए भेजा। तो सोच सकते हो कि वो धर्म है उसके लिए, जो बौद्ध धर्म है उसके लिए वो कितने आपके सामने क्या हुआ करते थे, दिल से जुड़े हुए थे, कितने ज्यादा उसको प्रचार प्रसार के लिए प्रयास करते थे। अपने पुत्र और अपनी पुत्रिका को भी उन्होंने क्या किया, पुत्री को भी श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजे। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अच्छे से याद कर लेना, कॉम्पिटिशन में भी सवाल देखने को मिलता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, राजकीय यात्राएं। अशोक सम्राट ने स्वयं ने धम्म की यात्राएं की, जिनमें वह भिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा करते थे तथा लोगों से धम्म के सिद्धांतों की चर्चा करते थे। इस तरीके अशोक सम्राट है, उन्होंने क्या किया, जीवन ऐसे नहीं कि लोगों पर धम्म जो बौद्ध धर्म है या फिर धम्म की जो नीति उसको थोपने का कार्य किया। वो खुद भी इस चीज को मना करते थे, वो खुद शिकार नहीं करते थे, खुद नैतिकतापूर्ण जीवन जीते थे, धर्म को मानते थे,
भोग विलासिता से दूर रहते थे। तो इससे लोग उनसे प्रेरित हुआ करते थे। साथ के साथ इन्होंने खुद भी जो धम्म है उसकी यात्राएं की, जहां पर वो क्या करते थे, आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो धार्मिक स्थल हुआ करते थे वहां पर वो दौरा करते थे। साथ के साथ जो धम्म है उसके जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है उन पर चर्चा करने का कार्य किया करते थे, जिससे क्या जो पारंपरिक विहार यात्राओं से भिन्न था, मतलब जो उनकी जो पर्सनल यात्राएं हुआ करती थी ना, उससे अलग प्रकार के धार्मिक यात्राओं पर भी जाते थे। वहां पर लोगों से मिलते, धर्म के बारे में पूछते कि भाई आपका जीवन किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। अगले वाला पॉइंट है साधारण भाषा का प्रयोग करना। जो अलग अलग प्रकार के अभिलेख हैं उसमें जनता द्वारा आसानी से समझे जाने वाली प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी जो लिपि है उसका प्रयोग किया जाता था। मतलब जो अलग अलग प्रकार के शिलालेख है उसमें किस प्रकार की जो भाषा प्रयोग किया जाता था, आम जनता जिस प्रकार की भाषा को समझ सके उस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था। जिसमें आपके सामने मुख्यतः आपके सामने बात करें, ब्राह्मणी जो लिपि है उसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता था और खरोड़ी जो भाषा है उसमें उसका प्रयोग किया जाता था। क्यों भाई, मैं आपको एक तो हिंदी में पढ़ाऊं और ये चीज अगर मैं मारवाड़ी में पढ़ाऊं ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। समझ में आ गया? अगर ये चीजें सारी की सारी चीजें अगर मैं आपको मारवाड़ी भाषा में समझाऊं, अपनी लोकल भाषा में समझाऊं, तो आप ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। तो यही है, उन्होंने भी क्या किया, इस चीज को समझा और आम भाषा में क्या क्या करते थे, अपने शिलालेखों को लिखा करते थे ताकि आम जनता वो आसानी से समझ सके। शुभ अवसरों व उत्सवों पर धम्म का उपदेश देना। अशोक ने क्या क्या शाही उत्सव और जो सार्वजनिक समारोह होते थे, आयोजन हुआ करते थे, उसमें धम्म के सिद्धांतों को दोहराने का उपदेश दिया करते थे ताकि सारी सभी जनता है उस तक उनके उपदेश आसानी से पहुंच सके। अशोक का जो धम्म है वो वास्तविक में एक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी अवधारणा की एक नैतिक समाज का निर्माण का प्रयास था। मतलब अशोक के द्वारा जो धम्म का जो अवधारणा दी गई उसमें एक नैतिक समाज का निर्माण का उन्होंने प्रयास किया तथा उनका प्रचार प्रसार करने का तरीका भी बहुत ज्यादा शानदार था। तो ये पढ़ लिया भाई, अशोक की जो धम्म नीति है उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना। धन्यवाद। को पता है कुषाण वंश के सबसे समृद्धशाली और सबसे आपके सामने जो व्यापक शासक हुए थे, उनके अगर अपन शासन काल की बात करें, आपके सामने 78 ईसा पूर्व से लेकर 1001 ईसा पूर्व तक क्या होता है उनका शासन काल है वो देखने को मिलता है। इनके जो आपके सामने जो कनिष्क है उनके अगर अपन पूरे साहित्य की बात करें तो उनको कई राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इनको याद किया जाता है। अगर इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें आपके सामने, तो पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको किस चीज के लिए याद किया जाता है, इनके साम्राज्य के विस्तार के लिए। कनिष्क ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क के द्वारा एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई जो उत्तर से मध्यम एशिया के कुछ हिस्से जैसे खुरासान, खोतान व यारकन से लेकर दक्षिण में विंध्याचल व पश्चिम में सिंधु घाटी तक और पूर्व में पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। मतलब कनिष्क थे वो आपके सामने मुख्यतः कश्मीर जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या करते थे, आपके सामने कश्मीर वाले जो क्षेत्र है अपना भारत का उस पे आपके सामने राज किया करते थे। लेकिन उसमें से आपके सामने क्या इन्होंने अपना जो अपना साम्राज्य उसको विस्तार करने की सोची, जिसमें इन्होंने एशिया के जो अन्य हिस्से थे जहां पे खुरासान, खोतान व यारकन तक अपने क्षेत्र उसको फैलाया। जो विंध्याचल पर्वत आपके सामने नर्मदा घाटी है वहां तक इन्होंने अपना जो शासनकाल है जो अपना साम्राज्य उसको फैलाया और पूर्व में पाटलिपुत्र बंगाल का जहां तक क्षेत्र है वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके साम्राज्य में पंजाब, कश्मीर, सिंध और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। अगर उनके साम्राज्य की बात करें, उनके साम्राज्य में अलग अलग प्रकार के राज्य देखने को मिलते थे। आज के वर्तमान समय के पंजाब, कश्मीर, सिंध व मथुरा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र वो कनिष्क के साम्राज्य में उनके क्षेत्र के अंतर्गत, उनके साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे। अगर उनकी राजधानी की बात करें आपके सामने, उस समय उन्होंने पेशावर, पुरुषपुर थी, मतलब उन्होंने आज के समय जो पेशावर, वर्तमान जो पाकिस्तान में पेशावर नामक जगह है वो आपके सामने उस समय उसको पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था, वो उनकी मुख्यतः राजधानी थी। और जो मथुरा है उसको उन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में बनाई। मतलब उन्होंने दो राजधानियां बनाई, पुरुषपुर और मथुरा। आज का जो पेशावर है उसको पुरुषपुर के नाम से जाना जाता है उसको, और मथुरा को इन्होंने दो महत्वपूर्ण अपनी क्या की राजधानी व उप राजधानी बनाई, जिसमें पेशावर या पुरुषपुर उनकी राजधानी थी, मथुरा उप राजधानी के रूप में काम किया करती थी। जहां से उसने गंगा के मैदानी इलाकों पर नियंत्रण किया, जहां उसने क्या किया आपके सामने गंगा के जितने भी मैदानी इलाके हैं उस पर नियंत्रण करने का
कार्य किया था। मतलब वहां से क्या हुआ, आपके सामने एक तरफ तो वो पेशावर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो उस क्षेत्र में जो ईरान इराक और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उस पर इन्होंने नियंत्रण किया, और जो मथुरा वाला क्षेत्र है इस पे इन्होंने अपनी राजधानी उपराजधानी बनाकर क्या किया, जो गंगा का जो मैदानी इलाका था इस पर नियंत्रण करने का इन्होंने कार्य किया। अगले वाला पॉइंट है चीन के साथ इनके संबंध। कनिष्क ने चीन के हान सम्राट के साथ सैन्य संघर्ष भी किया, लेकिन जिससे कुषाणों के मध्य एशिया में प्रभुत्व स्थापित हुआ। मतलब जो आपके सामने जो कनिष्क है वो उन कुछ चुनिंदा आपके सामने राजाओं में से हुए जिन्होंने क्या किया, चीन साम्राज्य है हान सम्राट उनके साथ संघर्ष किया। मतलब चीनी जो साम्राज्य उनके साथ भी इन्होंने संघर्ष करने का कार्य किया, जिससे क्या हुआ, मध्य एशिया में भी इनका क्या हुआ, धीरे धीरे प्रभुत्व है वो फैलना शुरू हो गया। मध्य एशिया में भी इनका प्रभुत्व है वो अच्छे से फैला। साथ के साथ रेशम मार्ग पर इनका नियंत्रण महत्वपूर्ण था। मतलब सिल्क मार्ग क्या हुआ करता आपके सामने, कश्मीर जो आपके सामने कश्मीर, अफगानिस्तान, चाइना और होते हुए इराक से जो क्षेत्र जाता था वो आपके सामने आगे मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूरोप तक जाता था। तो उस मार्ग को क्या बोलते हैं आपके सामने, सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इस सिल्क रूट पे या फिर रेशम मार्ग पे किसका नियंत्रण हो गया था, कनिष्क का नियंत्रण हो गया था। इसी नियंत्रण के कारण क्या हुआ, आपके सामने उनका साम्राज्य और ज्यादा मजबूत हो गया था। अगले वाला पॉइंट है इनका शक संवत की प्रारंभ। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की। आज आपके सामने हिंदू जो कैलेंडर होता है उसको शक संवत के नाम से जाना जाता है, और इसकी शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78वीं ईस्वी में की गई, जो आज भी भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है। जैसे आज क्या भारत सरकार द्वारा जो उपयोग करते हैं अपन, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो वगैरह देखते हैं वो सारे कनिष्क के द्वारा ही बताई गई चीजें हैं, और ये सब किसमें 78वीं ईस्वी में दिखाई देता है। इसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें, कुषाण काल को भी स्वर्णीय युग के नाम से जाना जाता है। संस्कृतियों के मामले में धर्म को अनुयायी किस धर्म को यह मानने वाला था, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें। कनिष्क स्वयं बौद्ध धर्म को अनुयायी था। उन्होंने संरक्षण में बौद्ध धर्म को अत्यधिक विकास व विशेषकर महायान शाखा को, मतलब कनिष्क है वो स्वयं किस चीज को मानता था, आपके सामने बौद्ध धर्म उसको मानने वाला था, और उसके संरक्षण में बौद्ध धर्म है उसका बहुत ज्यादा विकास हुआ। जैसे मौर्य साम्राज्य में जो आपके सामने अशोक सम्राट ने क्या किया था, बौद्ध धर्म है उसको बहुत ही विस्तार करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, संरक्षण देने का कार्य किया था। वहीं उनके जाने के बाद में अगर कोई राजा है, सम्राट है जिसने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, वो उसका क्या नाम था, कनिष्क नाम था। उसने क्या किया था, आपके सामने बौद्ध जो संगति हुआ करती थी, चौथी बौद्ध संगति है जो आखिरी बौद्ध संगति है, उसकी इन्होंने क्या की थी, आपके सामने करवाने का कार्य किया था। पहला पॉइंट है इनके सांस्कृतिक अगर की बात करें, संस्कृति संरक्षण की बात करें, तो पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। चौथी बौद्ध संगति है वो इनके द्वारा की गई। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में इन्होंने चौथी बौद्ध संगति उसका आयोजन किया। मतलब कनिष्क ने क्या किया, कश्मीर के जो कुंडल वन जगह है वहां पे वसुमित्र जो ऋषि हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता में इन्होंने चौथी बौद्ध संगति की स्थापना की। इस संगति में इन्होंने बौद्ध धर्म के दो प्रमुख शाखाएं हीनयान व महायान में विभाजित हो गया। हीनयान व महायान आपके सामने इनकी दो क्या हो गई, आपके सामने दो मुख्य शाखाएं हैं जिसमें इनको विभाजित हो गया। मतलब एक तरफ जो भगवान बुद्ध की प्रतिभा है उसकी पूजा किया करते थे, एक तरफ जो लोग उनकी प्रतिमा की पूजा नहीं किया करते थे। हीनयान जो आपके सामने प्रतिमा की पूजा किया करते वो महायान, और जो नहीं करते थे वो हीनयान शाखा के अंदर जुड़ गए थे। महायान शाखा में बौद्ध को देवता मानकर आपके सामने पूजा करना शुरू कर दिया। तो मैंने बताया ना, महायान ने क्या किया, आपके सामने इनको भगवान बुद्ध को आपके सामने ईश्वर मानकर उनकी मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, और बोधिसत्व की उदाहरणा शुरू की, और बौद्ध को ईश्वर के रूप में इन्होंने मानना शुरू कर दिया। और हीनयान है वो जैसा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों पर चलते थे, उनका ये मानना था कि भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि मूर्ति पूजा पूरी तरीके से निषेध है, वो उसका क्या नहीं करते, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इसीलिए आपके सामने जो हीनयान को मानने वाले व्यक्ति थे वो किसको नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए उनके ऊपर चलते थे। महायान वाले क्या करते थे, आपके सामने जो भगवान बुद्ध है उनकी मूर्ति पूजा करने का काम ये करते थे, उनको ईश्वर मानते थे। समझ में आ गया आपके सामने। बौद्ध धर्म का प्रचार, कनिष्क ने मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। मतलब कनिष्क के द्वारा चीन,
आपको पता है रेशम मार्ग पे अब इनका कंट्रोल हो गया था। तो चीन हो गया आपके सामने, थाईलैंड या आपके सामने इंडोनेशिया, इस जो जितने भी देश है जहां पर मुख्यतः क्या देखने को मिलता है आपके सामने, जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कनिष्क ने बहुत बड़ा योगदान था। पहले अशोक सम्राट ने श्रीलंका, मिस्र, सीरिया जैसे देशों में अपने संदेशवाहक भेजे थे, उसके बाद में कनिष्क ने काम करने का किया था, जिससे रेशम मार्ग के माध्यम से बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। तो कनिष्क किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। रेशम मार्ग पे इनका कंट्रोल हो गया, तो इससे क्या हुआ, जो उसके आसपास के जितने भी जो राज्य हुआ करते थे या फिर जो सम्राट हुआ करते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने स्तूपों व विहारों का निर्माण। उन्होंने पुरुषपुर के में एक भव्य स्तूप और विहार का निर्माण कराया, जो उस समय के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध का केंद्र हुआ करता था। मतलब आप सभी को पता है, जो बौद्ध धर्म है उसके अंदर आपके सामने जो अनुयायी है वो अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश देते थे, चर्चा करने के लिए क्या अलग अलग प्रकार के स्तूप व विहारों का निर्माण किया जाता था। तो इसी प्रकार का स्तूप व विहार का निर्माण पुरुषपुर में आपके सामने कनिष्क के द्वारा किया गया, जो उस समय के जो भगवान बुद्ध है बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। अगले वाला पॉइंट है कला और स्थापत्य कला का विकास। गंधार व मथुरा कला इनके द्वारा विकसित की गई। कनिष्क के शासन काल में कला व स्थापत्य क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अगर अपन कनिष्क के जो कार्यकाल की बात करें, इसके समय जो कला व स्थापत्य कला उसमें बहुत ही ज्यादा प्रगति देखने को मिली, जिसमें जो गंधार कला ग्रीक रोमन शैली व मथुरा शैली है स्वदेशी शैली, मतलब दोनों शैली का बहुत ज्यादा विकास देखने को मिला। जो मथुरा शैली है, जो हमारे भारतीय लोगों के द्वारा जो आपके सामने जो भवनों का निर्माण, स्तूपों का जिनका निर्माण किया जाता था, उसमें मथुरा शैली, हमारी भारतीय शैली को मथुरा शैली के नाम जाना जाता है। और जो रोमन शैली मिस्र या वाली जो ग्रीक साम्राज्य की जो शैली हुआ करती थी, उसमें जो भवनों का निर्माण होता था, स्तूपों का या मंदिरों का निर्माण होता था, उसको गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो दोनों की दोनों शैली है, उसमें इन्होंने अपना क्या स्थापत्य कला उसका निर्माण करने का कार्य किया था, जिनमें बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण बड़े पैमाने पे किया। और इससे क्या आपके सामने भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उसका निर्माण आपके सामने बड़े पैमाने पर इनके द्वारा किया गया। इन शैलियों ने बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को निश्चित रूप दिया, जो कि पूरे एशिया में फैला। मतलब ये गंधार और आपके सामने जो मथुरा की शैली है, इसमें इन्होंने क्या किया, अपने जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण करवाया, जिससे क्या आपके सामने इसका जो प्रभाव पूरे एशिया में फैलने लगा, उनकी मूर्तियों का प्रचार प्रसार पूरे एशिया में हुआ। अगले वाला पॉइंट है साहित्य व विद्वान। कनिष्क स्वयं एक प्रकार का विद्वान था, जिसने अनेक बौद्ध संस्कृत व आयुर्वेद विद्वानों को संरक्षण दिया। तो आपको पता भाई, एक विद्वान व्यक्ति आपके सामने विद्वानों की कदर कर सकता है। तो कनिष्क भी एक स्वयं बहुत बड़ा ज्ञाता विद्वान व्यक्ति था, भगवान बुद्ध को मानता था, साथ के उनके जितने उपदेशों को मानता था, साथ के साथ ही अनेक अनेक प्रकार के आपके सामने कलाओं में भी क्या था, पारंगत था। तो इसने क्या संस्कृत व आयुर्वेद के अनेक प्रकार के विद्वानों को संरक्षण देने का कार्य किया, जिसमें इनके कार्यकाल में अश्वघोष जो प्रमुख बौद्ध दार्शनिक व कवि थे, जिसने क्या बुद्ध चरित्र के निर्माण किया। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया आपके सामने, साहित्य अश्वघोष के द्वारा निर्मित किया गया। और किसने किया था आपके सामने, कनिष्क के कार्यकाल में किया था। नागार्जुन महान बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने माध्यमिक सूत्र की रचना की। मतलब सबसे महान अगर आपके सामने बौद्ध दार्शनिकों की बात करें तो नागार्जुन का नाम आता है, जिन्होंने माध्यमिक सूत्र है उसकी रचना करने का कार्य किया था। अगले वाले की बात करें वसुमित्र, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। साथ के साथ चरक है, जिन्होंने आपको सभी को पता है चरक संहिता के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है, जिन्होंने आयुर्वेद से संबंधित आपके सामने सिद्धांत दिए थे। समझ में आ गया आपको विस्तार से। कनिष्क प्रथम का शासनकाल न केवल विशाल साम्राज्य के निर्माण में फैला हुआ था, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी और विद्वानों के संरक्षण के लिए भी भारतीय साहित्य में एक स्मरणीय युग था। मतलब कनिष्क के अगर शासनकाल को विस्तार से देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है उनका शासनकाल सिर्फ विस्तारवादी नीति पर ही निर्भर नहीं था। मतलब उन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार साथ के साथ कला साहित्य में भी उन्होंने क्या किया था, आपके सामने संरक्षण देने का कार्य किया था। इसीलिए कनिष्क का जो कार्यकाल है उसको भारतीय इतिहास का स्मरणीय युग के रूप में भी जाना जाता है। तो यह था आपके सामने जो कनिष्क है प्रथम के द्वारा राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। खास करके तमिल जो क्षेत्र हुआ करता था वहां पर आपके सामने जो साहित्य है उसकी रचना की गई थी। जैसे आपके सामने
भारत में, उत्तर भारत में अगर अपन बात करें वैदिक साहित्य में, हिंदू जो साहित्य है उसमें रामायण और महाभारत का जो योगदान है, वैसे ही दक्षिण भारत में जो खास करके तमिल क्षेत्र है उसमें संगम साहित्य का बहुत बड़ा क्या महत्व है, योगदान है। इसमें क्या हुआ करता था, संगम साहित्य, यहाँ पर तमिल कवि हुआ करते थे, जैसे राजस्थानी कवियों ने मिलकर अपना एक बहुत बड़े साहित्य की रचना की। इसी तरीके से जो तमिल साहित्य कवियों ने और विद्वानों ने क्या सभाओं में भाग लेकर क्या एक प्रकार के उनके उस समय समाज कैसे हुआ करता था, रीति रिवाज कैसे हुआ करते थे, लोगों का जीवन कैसे हुआ करता था, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन किस प्रकार हुआ करता था, हर पहलू को समझने के लिए, हर पहलू पर उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। और जब हम इस साहित्य की, संगम साहित्य को जब समझते हैं, जैसे भाई राजस्थान की, जैसे तमिलनाडु में किस प्रकार के लोग रहते थे उस समय, कैसा खान पान करते थे, कैसा साम्राज्य था, कैसे लोगों का जीवन था, उन सब चीजों के बारे में अगर उस साहित्य को जब पढ़ते हैं तो विस्तार से पता चलता है उस समय दक्षिण भारत के लोगों का जीवन कैसा है, उसके बारे में इस साहित्य के माध्यम से अच्छे से पता चलता है। पहला पॉइंट आपके सामने संगम साहित्य का महत्व। संगम साहित्य जिसमें आपके सामने तोलकायुक्तम, एट्टू तोके, 8 संकलन देखने को मिलते हैं जिनके, और पट्टू, पका टट्टू, आपके सामने कुल 10 गीत वो देखने को मिलते हैं। तो संगम साहित्य में आपको एट्टू तोके और पट्टू पटाकू पट्टू सॉरी उसके 10 गीत आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ कुरु तोके आपके सामने जैसे कुछ प्रमुख दक्षिण ग्रंथ हैं। नाम मुश्किल है, याद करना मुश्किल है, लेकिन आप एक दो बार लिखकर इनको याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। और इन्होंने, इन ग्रंथों ने भारतीय जो दक्षिण भारत का जो साहित्य है, इतिहास है, उसके पुनर्निर्माण करने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पहला पॉइंट है ऐतिहासिक जानकारी। यह साहित्य चोर, चेर व पांड्या जो राजाओं की वंशावली और उनके युद्ध और विजय की जो शासन प्रणाली हुआ करती थी उसके बारे में जानकारी दिया करते थे। मतलब ये जो साहित्य देखने को मिलता है आपके सामने, जिसमें चोल साम्राज्य, चेर व पांड्या जो वहां के जो राजा हुआ करते थे, जैसे आपके सामने भारत में, उत्तर भारत में जैसे जो जनपद हुआ करते थे उसमें आपके सामने मगध साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें मौर्य साम्राज्य आपके असंख्य आए, कुषाण आए, अपने यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार आए। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्या 3 प्रकार के आपके सामने प्रमुख जो राजवंश है वो क्या करते थे, राज किया करते थे। उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार के विजय अभियानों का, युद्धों का, और जो उनके समय किस प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती थी उसके बारे में विस्तार से चर्चा देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक दशा का दर्पण। यह समाज के विभिन्न वर्गों, रीति रिवाजों, विवाह, शिक्षा व स्त्रियों की स्थिति और जाति व्यवस्था पर स्वरूप को दिखाते हैं। मतलब इसमें क्या पता चलता है आपके सामने, समाज में जो अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, जिसमें आपके सामने जो समाज के अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हुआ करते हैं, जो विवाह होते हैं आपके सामने, स्त्री पुरुषों के विवाह हो गए, और उस समय जाति की व्यवस्था वो किस प्रकार से हुआ करती थी उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। क्यों? क्योंकि साहित्य में आपका साहित्य क्या करता है, अपने समाज का दर्पण, जैसा समाज होगा उसी प्रकार का साहित्य है वो लिखा जाता है। आपके सामने कोई राजाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है तो प्रजा के बारे में भी बताया जाता है, लोग किस प्रकार से रहते हैं भी पता चलता है, कितनी शिक्षा थी, स्त्रियों की शिक्षा किस प्रकार से मिलती थी, सभी चीजों के बारे में विस्तार से पता चल जाता है। अगला पॉइंट है आर्थिक जीवन के स्रोत। दक्षिण भारत में आपके सामने कृषि के क्या प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, व्यापार किस प्रकार से होता था, बंदरगाह, कर प्रणाली और वस्तुओं का जो आदान प्रदान है उसके बारे में विस्तारित रूप से जानकारी देखने को मिलती है। मतलब उस समय लोगों के जीवन किस प्रकार से हुआ करते थे, लोग पैसे कैसे कमाते दक्षिण भारत में, उसके बारे में विस्तार से पता चलता है। लोग कृषि करते थे तो किस किस प्रकार की कृषि करते थे, कौन सा व्यापार करते थे, कौन सी बंदरगाह है, और कर प्रणाली के माध्यम से आपके सामने वस्तुओं के आदान प्रदान के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामाजिक, जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू। तत्कालीन धार्मिक विश्वासों, त्योहारों, देवी देवताओं जैसे मुरुगन व तिरुमल जैसे आपके सामने प्रमुख देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। मतलब इस साहित्य में यह पता चलता है कि उस समय वहां पर किस प्रकार का धार्मिक रूप से लोग विश्वास करते थे, कौन कौन से त्योहारों को, देवी देवताओं को वो मानते थे। जैसे मुरुगन और तिरुमल आपके सामने जो प्रमुख देवी देवताएं हैं उनका नाम आपके सामने उनके साहित्य में देखने को मिलता है। कला व संगीत व जीवन शैली को समझने में सहायक होती है। मतलब इसे में पता चलता है कि उस समय के वहां के लोगों को किस प्रकार से वो संगीत गाया करते थे, कैसे उन लोगों का
जीवन हुआ करता था उसके बारे में भी विस्तार से हमें चीजों के बारे में पता चलता है। क्यों? साहित्य आपको पता है समाज का दर्पण होता है। लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, किस प्रकार की कला है, किस प्रकार के लोगों का विश्वास है, धार्मिक व सामाजिक रूप से वो सभी चीजें वहां पर आपके सामने पता चल जाती है। साहित्यिक और भाषाई विकास, यह प्राचीन तमिल भाषा के विकास काव्य रूपों व साहित्यिक शैलियों का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब संगम साहित्य ने एक पूरी भारत के सामने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के सामने क्या रखा, एक आपके सामने एक विकल्प रखा कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी साहित्य की रचना की जा सकती है, उसको पॉपुलर किया जा सकता है, और आपके सामने जो तमिल भाषा है उसको आपके सामने पूरी दुनिया में प्रचलित करने पर, तमिल भाषा है उसका विकास करने में आपके सामने बहुत बड़ा योगदान रहा संगम साहित्य का। साथ के जो काव्य के जो अलग अलग रूप हैं और आपके सामने जो साहित्यिक शैलियां हैं उसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। बी वाला संगम काल के अंदर आपके सामने कैसी सामाजिक व्यवस्था अवस्था देखने को मिलती थी उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़े। पहला पॉइंट आपके सामने वर्ग विभाजन, किस प्रकार का वर्ग विभाजन देखने को मिलता था। संगम मुख्यतः आपके सामने 4 वर्गों में विभाजित था। संगम जो समाज है वो आपके सामने किस प्रकार से विभाजित था, प्रमुख 4 वर्गों। प्रमुख था पहला असरर। असरर कौन होते थे, जैसे आपके सामने जो नॉर्थ इंडिया उसमें क्षत्रिय देखने को मिलते थे, हिंदू धर्म में जो क्षत्रिय हुआ करते हैं उन, और जो दक्षिण भारत में उनको असरर के नाम से जाना जाता है, जो शासन करते हैं या फिर योद्धा लोगों को असरर के नाम से जाना जाता था। अगला अंतर। अंतर कौन, जो आपके सामने जो ब्राह्मण हुआ करते थे ना, पुरोहित लोग, जो पुजारी लोग हुआ करते थे, उन लोगों को अंतर के नाम से जाना जाता है। कहां पर? दक्षिण भारत में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने वणिगर, जो व्यापारी वर्ग होता था उसको वणिगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वणिगर के नाम से जाना जाता है। जो व्यापारी वर्ग है वहां का उसको वणिगर के नाम से जाना जाता था। अगला है वेलार, बहुत बड़े बड़े भू जो जगह हुआ करती थी उसके भूस्वामी और कृषि जो कृषि है उसको समाज पे प्रभावशाली, मतलब जो वेलार कौन हुआ करते थे, जो जमींदार होते हैं आपके सामने नॉर्थ इंडिया में, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी और उस जमीन पे वो राज करते हैं, उनको वो नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, उसको उन्हीं सभी लोगों को दक्षिण भारत में वेलार के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कोंडिसियार, भूमिहीन श्रमिक व दास व जिनकी स्थिति निम्न थी। मतलब कोंडिसियार वो थे आपके सामने जो जिनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी, जो आपके सामने वेलार के यहाँ पर क्या करते थे, आपके सामने भूमि पर काम करने का कार्य करते थे। भूमिहीन श्रमिक लोगों को कोंडिसियार के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने जाति व्यवस्था। उत्तर भारत जैसी कठोर जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये व्यवसाय व कलीबाई आधार पर अधिक था। मतलब अगर अपन दक्षिण भारत की बात करें ना, तो पहले जाति व्यवस्था इतनी कठोर थी ना आज इतनी जाति व्यवस्था कठोर देखने को मिलती है। लेकिन लोग जिस जिस प्रकार के आपके सामने व्यवसाय करते थे उसी तरीके से उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया था। वेलार, जो वणिगर हो गया, कोडिसियार हो गया, अलग अलग प्रकार के जैसे काम वैसे उनमें उनको बांट दिया गया था। साथ के साथ जैसे कबीलों में लोग रहा करते थे उसी आधार पर उनको बांटने का कार्य किया गया। साथ के साथ संगम वंश में कुंडी वंश का भी उल्लेख बनता है, जो आपके सामने प्रमुख रूप से शासन करता है। अगले वाला पॉइंट है महिलाओं की स्थिति। महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, वे शिक्षा प्राप्त करती थी। मतलब दक्षिण भारत में जब संगम साहित्य की रचना की गई तब वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलती थी और महिला क्या आपके सामने वहां पर शिक्षा प्राप्त करने का भी कार्य करती थी, जिसमें कुछ कवियत्रियों के नाम भी सामने आते हैं। जैसे अवई नाम की कवियत्री है जिसका नाम वहां पर उल्लेख देखने को मिलता है। उस समय वहां पर प्रेम विवाह प्रचलित थे तथा सती प्रथा व पर्दा प्रथा के कुछ उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ये व्यापक नहीं थे। अगर अपन विस्तार से देखें तो महिला सशक्तिकरण दक्षिण भारत में बहुत पहले से देखने को मिलता है। संगम साहित्य में प्रेम विवाह देखने को मिले, सती प्रथा व पर्दा प्रथा कहीं कहीं पर देखने को मिली, लेकिन उतना प्रभाव नहीं देखने को मिला जितना दक्षिण भारत में सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रभाव देखने को मिला आपके सामने। साथ के साथ महिलाएं वो शिक्षा भी प्राप्त किया करती थी। जीवन शैली की बात करें, लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन त्योहार व मनोरंजन जैसे नृत्य, संगीत व शिकार का महत्व भी देखने को मिलता था। अगर अपने विस्तार से समझने का प्रयास करें तो जो दक्षिण भारत में संगम साहित्य लिखा गया तो तमिल में लोग वो आम जीवन जीते थे आपके समय, लेकिन त्योहार व मनोरंजन के समय नृत्य व संगीत व शिकार किया करते थे। कोई त्योहार होता था तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, नृत्य कर लेते थे, संगीत गाते थे आपके सामने और शिकार करने का कार्य किया करते थे। युद्ध आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक थी, जो वीर गति प्राप्त योद्धाओं को विरक्कल या
सौर स्मारक पत्थर पर स्थापित किए जाते थे। मतलब युद्ध है उनका महत्व आपके सामने दक्षिण भारत में भी उतना ही था जितना उत्तर भारत में देखने को मिलता था। अगर कोई व्यक्ति है वो आपके सामने क्या वीर गति को प्राप्त हो जाता, शहीद हो जाता था, उसको विरक्कल क्या किया जाता, आपके सामने शौर्य स्मारक का निर्माण किया जाता था। समझ में आ गया? आपके इसमें देखने को मिलता है ना अपना अपने अगर कोई आर्मी में शहीद हो जाता तो उनके स्मारक देखने को मिलते हैं, उनको उस दक्षिण भारत में विरक्कल के नाम से जाना जाता है। संगम काल की आर्थिक अवस्था कैसी थी? पहला पॉइंट है कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, चावल प्रमुख फसल थी। आपके सामने जो अर्थव्यवस्था आपके सामने जो संगम साहित्य के समय वो कैसी थी, कृषि पर ज्यादातर निर्भर करती थी और चावल है वो सबसे मुख्य फसलों में हुआ करती थी। गन्ना, रागी, कपास व काली मिर्च जैसी आपके सामने मुख्य फसलों को उगाया जाता था। मतलब अलग अलग प्रकार की फसलें भी देखने को मिलती थी जिसमें गन्ना, रागी, कपास व काली मिर्च उनको भी उगाया जाता था। आपके पता है भाई दक्षिण भारत में जो मसाले हैं वो बहुत ज्यादा उगते हैं और उनकी फसलें मुख्यतः देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए नदियां व वर्षा जल है वो आपके सामने व्यापक स्तर पे मिल जाता है। खूब बरसात होती है, नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से सिंचाई आराम से की जा सकती है वहां पर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने व्यापार व वाणिज्य। संगम काल एक समृद्ध व्यापारिक काल था। मतलब अगर संगम काल के समझने का प्रयास करें तो एक बहुत ही समृद्धशाली व्यापारिक काल हुआ करता था आपके सामने लोगों के लिए, जहां पर आंतरिक व्यापार के साथ साथ रोमन साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ मिलकर व्यापक विदेशी व्यापार हुआ करता था। मतलब संगम काल में एक बहुत बड़ा व्यापारी जो काल देखने को मिलता था जहां पर क्या हुआ करता था, रोमन साम्राज्य के साथ, रोमन साम्राज्य समझते हैं ना आप, मिस्र वाला साम्राज्य हुआ करता था, उसके साथ व्यापार किया जाता था। और जो दक्षिण में जो एशिया है उसके साथ आपके सामने व्यापार देखने को मिलता था। और ये व्यापार कैसे हुआ करते थे आपके सामने? बंदरगाहों के द्वारा, जिसमें मुजीरस, पुहार, कोरकई, अरी, कामेडू प्रमुख बंदरगाह थे। मतलब ये अलग अलग जगह है, मुजीरस, पुहार, कोरकई व अरी कमांडो जो प्रमुख आपके सामने बंदरगाह देखने को मिलते हैं। किन किन चीजों का निर्यात किया जाता था? काली मिर्च हो गई, मोती, हाथी दांत, मसाले, वस्त्र व रत्न हुआ करते हैं। इन सब जो प्रमुख वस्तुएं करती थी इनका निर्यात है वो किया जाता था। मतलब भारत से दूसरे देशों में क्या इन सब चीजों को बेचा जाता था। भारत में आपको पता मसाले, काली मिर्च खास करके खूब होती थी, मोतिया खूब देखने को मिलते थे समुद्री क्षेत्र में। हमारे यहाँ पे भारत में हाथी खूब हुआ करते हैं तो हाथी के दांत है उनसे आभूषण बनते हैं, उनको भी आपके सामने दूसरे देशों में निर्यात करने का कार्य किया जाता था। आयात की बात करें, रोमन जो सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, डिनारी, जिनको डिनारी के नाम से जाना जाता है। मतलब रोमन शैली के जो सोने के सिक्के यहाँ पर मिलते हैं, शराब, टिन, शीशा व घोड़े के आयात किए जाते थे। मतलब सोने के सिक्के, शराब, टिन धातु व शीशा धातु, इन सब चीजों को क्या किया जाता था आपके सामने जो विदेशी जो साम्राज्य से क्या आपके सामने भारत में लाया जाता था। बदले में काली मिर्च, हाथी दांत, ये सब चीजें दी जाती थी। मुद्रा की बात करें आपके सामने, रोमन सिक्कों की बड़ी संख्या में प्राप्ति विदेशी व्यापार की समृद्धि को दिखाती है। मतलब रोमन सिक्के हुआ करते थे, उनको बड़ी संख्या में क्या विदेशों से, अगर यहाँ पर संगम साहित्य में आपके सामने उनका उल्लेख मिलता है तो इससे यह पता चलता है कि भाई वहां से हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते थे। हम बहुत ज्यादा चीजों को अगर वहां पर व्यापार करेंगे, अपनी चीजें वहां पर ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे, तभी तो हमारे पास धन आएगा। तो इसीलिए पता चलता था कि हमारा व्यापार है वो बहुत ज्यादा मजबूत व सुदृढ़ था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने शिल्प उद्योग, बुनाई, धातु क्रम, आभूषण निर्माण, जैसे मोती व रत्न का जो निर्माण है वो आपके सामने प्रमुख रूप से देखने को मिलता था। मतलब कपास का उद्योग मुख्यतः देखने को मिलता था, धातुओं का व आभूषणों का जो आपके सामने जो उद्योग है वो देखने को मिलता था। साथ के साथ मर्दमान, मतलब जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उसका भी निर्माण यहाँ पर किया जाता था। अरि और सूती वस्त्रों का भी प्रसिद्ध उद्योग देखने को मिलता था। समझ में आ गया? तो हर प्रकार का उद्योग है वो दक्षिण भारत में लगभग आपके सामने देखने को मिलता था। राजस्व की बात करें, राजा की भूमि है उस पर कर लगता था, उसको करे के नाम से जाना जाता था। चुंगी है उसको उल्गू के नाम से, और लूट के माल पे अरई नामक जो कर है वो प्राप्त किया जाता था। तो राजा कितनी फसल उत्पादित होगी उस पर करे नामक कर लगाता था। चुंगी मतलब व्यापार किया जाता है उस पर जो टैक्स लगता था, जीएसटी लगती है, उसको चुंगी के नाम से। और जो लूट के लाए, मतलब कोई राजा दूसरे राज्य से अगर किसी चीज को लूट कर लाया तो उसको इरई के नाम से जाना जाता है। वो ये सब आपके सामने कर देखने को मिलते थे। संगम काल अब अपने सामने आपके सामने बहुत ही समृद्धशाली उसका साहित्य रहा, समाज भी बहुत अच्छा था और अर्थव्यवस्था भी साथ ही साथ बहुत शानदार देखने को मिलती थी। तो ये आपके सामने संगम साहित्य
से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न उसको विस्तार से देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।